forces. In our previous video we discussed about micro and macro forces. So आज हम डीपली करेंगे मैक्रो फोर्सेस को. हमने मैक्रो फोर्सेस क्या थी हमारी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस का एक पार्ट क्या है, मैक्रो फोर्सेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, और ये क्या होती हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इनके अकॉर्डिंग हमें खुद को चेंज करना पड़ता है. ये हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं. हमारे जो एनवायरनमेंट है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस की चीज़ों को चेंज करना पड़ता है. वो हमारी मैक्रो फोर्सेस होती हैं. इस पे क्या कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये हर कंपनी को सेम वे में अफेक्ट करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को सेम वे में अफेक्ट करती है, सेपरेटली किसी को अफेक्ट नहीं करती. सो प्रीवियस वीडियो में हमने जस्ट इनका मीनिंग किया था, अब हम इन्हें वन बाय वन करेंगे. Demographic environment. Demographic environment include the various characteristics related to the demographic of a population. कि जो demographic environment है, यानी कि जो demographic से related characteristics हमारे business organization को influence करती हैं, वो चीज़ें इसके अंदर include होती हैं. अब demographic से related क्या क्या हो सकता है? Size and growth of population. कितना साइज़ है, क्या साइज़ है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन लार्ज साइज़ में है, मीडियम साइज़ है या स्मॉल साइज़ है. जितना ज़्यादा साइज़ पॉपुलेशन का होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, डिमांड होती है, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए आप नीड होगी, क्योंकि सबको अपनी नीड फुलफिल करनी है. सो क्या जितना ज़्यादा साइज़ उतनी ज़्यादा नीड, तो इन्फ्लुएंस तो करेगी ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को. हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर करती है वो किस पे बेस होगा? साइज़ एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, कम है तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी. ग्रोथ मीन्स कि अब जितना है कितनी ग्रो कर रही है, यानी कि पर ईयर वो कितना ग्रोथ होता है हमारी पॉपुलेशन में. सो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारी प्रोडक्शन पे पड़ता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ता है, सेलिंग पे पड़ता है. तो ये सब क्या है, इसको हम, ये जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिजनेस को, इसकी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए. एज डिस्ट्रीब्यूशन. अब एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट करता है? अब जो जैसे एक टीनेजर की जो डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है, एक ओल्ड एज पर्सन की डिमांड डिफरेंट होती है, यंग की डिफरेंट होती है, चाइल्ड की अलग होती है. सो एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आप किस एज को टारगेट कर रहे हो, ये भी तो आपको देखना पड़ता है कि आप जिस एज को टारगेट करते हो, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एज वालों के लिए है, कि उस एज के मीन्स उस एज के लोगों की क्या नीड है, क्या डिमांड है. इस चीज़ की प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए ना, कि लोगों यानी यंगस्टर्स क्या होते हैं, वो टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो रही है उतना ज़्यादा ही वो प्रोडक्ट नए लें, न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करें. बट ओल्ड एज पर्सन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं करते. सो क्या है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना होता है कि हम कैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, किस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो टारगेट एज है वो फुलफिल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. लिटरेसी लेवल ऑफ पॉपुलेशन. ये तो है ही कि जो एक इलिटरेट पीपल है और एक लिटरेट पीपल है, दोनों की नीड एंड डिमांड डिफरेंट होगी. अब एक इलिटरेट पीपल बुक का क्या करेगा, अगर जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, सो वो बुक्स की डिमांड नहीं करेगा. बुक की डिमांड कौन करेगा? लिटरेट पीपल करेंगे, इलिटरेट तो नहीं करेंगे. ऐसे इलिटरेट पीपल्स जो हैं उनको मीन्स अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा रखने का सोचते हैं, मीन्स उनका जो वर्किंग स्टैंडर्ड है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो ज़्यादा मीन्स हाई रखते हैं. लेकिन जो इलिटरेट पीपल हैं वो इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इतना फोकस नहीं करते हैं. सो दोनों की नीड क्या है, डिफरेंट है. एक लिटरेट पीपल क्या है कि वो ब्रांड को चूज़ करेगा, उसकी क्वालिटी देखेगा, क्वांटिटी देखेगा, प्राइस, मीन्स हर चीज़ पे फोकस किया जाता है एक लिटरेट पीपल. बट इलिटरेट पीपल ब्रांड वगैरह चूज़ करने में उतना कॉन्शियस नहीं होता है. ऐसे ही हाउस होल्ड पैटर्न यानी कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. इट मीन्स कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक मैरिड पर्सन की डिमांड जो होती है, नीड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, अनमैरिड की अलग होती हैं. अनमैरिड जो होता है प्रेफर खुद को फर्स्ट करता है कि जो भी, अगर आपके पास मनी है तो आप सेव भी नहीं करें. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है तो आप क्या लेना चाहोगे, सो वो अपने लिए प्रेफर करेगा कि मैं अपने लिए कुछ भी ले लूँ, कोई भी स्टफ़ ले लूँ. बट अगर एक मैरिड पर्सन है सो वो फैमिली को फर्स्ट प्रेफर करता है. सो प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं अपने हाउस होल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग. सो डिमांड चेंज होती है. सो ये सारी चीज़ें हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं, डिमांड को अफेक्ट कर रही है. ये जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करेंगी, हमारी बिजनेस को अफेक्ट करेंगी. सो इनका हमें स्टडी करना नेसेसरी है.
नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक इज इक्वल टू द करंट इनकम, यानी कि इकोनॉमिक विच इज़ रिलेटेड टू मनी। ये हमने प्रीवियस में भी किया था कि जो मनी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारी करंट इनकम क्या है, फिर हमारा कि प्राइस क्या है मार्केट में, सेविंग कितनी करनी है हमें उसमें से, और क्रेडिट अवेबिलिटी। अगर हमारी इनकम अच्छी है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, कम है, तो क्या है कि हम सेविंग भी कर लेंगे और जो जो हमें हमारी नीड और रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफ़िल भी कर लेंगे। बट हमारी इनकम कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो हम सेव तो कर ही नहीं पाएंगे, इवन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उन्हें भी ईजिली फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। सो हमें उसके ऊपर फोकस करना होता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कितना, हम ये देखना होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कितनी उनकी इनकम है, कितना जो हमारे प्राइस को वो बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सेव कितना करना चाहते हैं, क्रेडिट अवेबिलिटी, वो कितना क्रेडिट ले सकते हैं, वो आइदर बैंक से लें या फिर किसी ओनर से लें, कहीं से भी लें। परचेजिंग पावर ऑफ अ कस्टमर, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है। अब परचेजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है कि उसके पास कितना मनी है, और मनी किस पे डिपेंड करेगा, इनकम, प्राइस, सेविंग, है ना। हायर द अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हायर द परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा क्रेडिट अवेबिलिटी होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा क्रेडिट अवेबिलिटी है उतना आपके मनी हैंड में है, जितना मनी हैंड में उतनी ज़्यादा आपकी परचेसिंग पावर है, और वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट अवेबिलिटी नहीं है, कि आपको कोई क्रेडिट देने के लिए रेडी नहीं है, तो आपके पास मनी इन हैंड ही नहीं होगा, और होगा नहीं तो आप कैसे उसे स्पेंड करोगे। इट ऑल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिसी, कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हमारी नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि बूम है, डिप्रेशन है, हम क्या फेस कर रहे हैं, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। हर चीज़ को एग्जामाइन किया जाता है जब आप एक बिजनेस के एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो, क्योंकि ये हर चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में हो तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस अलग होगा, अंडर डेवलप्ड में हो तो अलग होगा, क्वालिटी अलग हो जाएगी, डिमांड अलग हो जाएगी। सो हमें हर चीज़ को फोकस करना होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट योर बाइंग बिहेवियर, ये तो सिंपल सा है कि जैसे इनकम, अगर इनकम जितनी आपकी इनकम है उतना ही आपका बाइंग बिहेवियर है, जितना आप उतना ही बाय कर सकते हो अगर आपके पास इनकम है, मनी है। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इंडिया में बहुत से कल्चर हैं, उनकी सबकी सोशल वैल्यूज़ अलग हैं, उनके एथिक्स अलग हैं। सो हमें हर एक को रिगार्डिंग करके रखना पड़ेगा, कि हर एक को माइंड में रख के चलना पड़ेगा। इट इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द एरिया योर सोशल एक्टिविटी एंड कल्चरल एक्टिविटी, यानी कि ये उस एरिया को माइंड में रखना, आपकी सोशल और कल्चरल एक्टिविटी पे को फोकस करना। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आपने ये सोचा है कि आप इंडियन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, सो वो कैसा होना चाहिए, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप उनके इंडिया में जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स ज़्यादा वियर किए जाते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, बनाओगे ना, कि जो भी आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें उस कंट्री का कल्चर, उसकी सोशल वैल्यूज़ के रिगार्डिंग प्रिपेयर किया गया हो। इंक्लूड द सोसाइटी, द कल्चर यू बिलोंग, वेरियस थिंग्स। मीन्स अमेरिकन कल्चर और इंडियन कल्चर में कितना डिफरेंस है। अगर आप अमेरिका में जाके इंडियन ट्रेडिशन की चीज़ें बेचोगे तो वो कितनी सेल होंगी, उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, उसकी कितनी डिमांड होगी। ऐसे ही अमेरिका की चीज़ें यहाँ बेची जाएंगी तो उसमें कितना वो होगा। सो हर कल्चर को अडॉप्ट करना, उसकी स्टडी करना, उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करना, ये अफेक्ट करता है। इसमें हम और क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रीजनल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, कस्टम्स अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होती हैं, हैबिट, कास्ट, प्रेफरेंसेस, नीड, टेस्ट, सब कुछ, मीन्स एवरीथिंग इंक्लूडेड इन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, कि ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, सोशल उनका कल्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है, क्योंकि ये हमारे क्या है, बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे चेंज हो रही है और हमें उनके साथ चेंज होना पड़ता है अगर हमें एक एक कम्पिटिटिव फर्म बनना है। इट अफेक्ट पीपल परचेजिंग पावर एज 50 ईयर्स बैक एंड करंट टेक्नोलॉजी अफेक्ट आवर लाइफ, कि अगर हम 50 साल पहले की देखें और अब की देखें तो क्या टेक्नोलॉजी सेम है, नहीं है ना, बिल्कुल चेंज हो गई है, कम्प्लीटली। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। इट अफेक्ट, तो ये परचेजिंग बिहेवियर को तो अफेक्ट करेगा ही। क्या 50 साल पहले लोग स्मार्टफोन्स को प्रेफर करते थे, तब होते ही नहीं थे इतने, तो किसी किसी के पास होना, कुछ चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी आई है, उसके बाद हर चीज़ टाइम के साथ है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है और नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। सो टेक्नोलॉजी के साथ हम भी तो डेवलप हुए ना, हम अब हर पर्सन के पास ये फ़ोन वगैरह सबके पास है। सो ये सब क्या है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो रहे हो, मतलब हमारा बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है।
इट्स चेंजिंग डे बाय डे, इट अफेक्ट द बायर बिहेवियर एंड द नीड ऑफ कस्टमर्स, कि हमारा बायर बिहेवियर और नीड ऑफ कस्टमर दोनों को चेंज करती है हमारी टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आती है, सब उसी को बाय करना चाहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्ट द ओल्ड टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रैक्ट तो करती ही है। जैसे पहले कीपैड फोन्स थे, वो भी एक टेक्नोलॉजी थी, तब वो न्यू थी। अब उसके बाद स्मार्टफोन्स आए तो उन्होंने क्या कर दिया कि कीपैड को डिस्ट्रैक्टेड कर दिया। सो यू कैन न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्ट द ओल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे विद एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ चेंज एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन विद द चेंज ऑफ बाइंग बिहेवियर, कि जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे वो क्या कर रही है, हमारे बाइंग बिहेवियर को चेंज कर रही है, जिसकी स्टडी क्या है, हम मीन्स इम्पोर्टेंट है। सो ये सब क्या है, अब टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल है, लीगल है, जो भी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, ये सब क्या है, इनके अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ रहा है ना। हम टेक्नोलॉजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि अब हम टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये कॉस्ट बेयर अप नहीं कर सकती। नहीं, हमें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। लास्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसमें हमने करना है कि पॉलिटिकल, गवर्नमेंट से रिलेटेड, लीगल उनके प्रोविजंस, उनके रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है या कितनी अनस्टेबल है, वो भी हमारे अगर हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो हमारे फेवर में नहीं है या फिर उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये डील नहीं कर सकते कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर कर रही है वो हम बाय एंड सेल नहीं कर सकते। सो वो जितनी स्टेबल होगी हमारे लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ऐसे स्टेबिलिटी मैटर करती है कि वो कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है। वैसे जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है अगर गवर्नमेंट आपके फेवर में है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जॉइंट गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, कैसी, ये अफेक्ट करता है। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड योर बिजनेस, की पॉजिटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। पीस इन कंट्री, कि कंट्री में पीस कितना है, वॉयलेंस कितना है। जितना वॉयलेंस होगा मीन्स पीस में आप जितना अच्छे से वर्क कर सकते हो वैसा वॉयलेंस में नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें हमें रिगार्ड में रखनी चाहिए। बिजनेस रेगुलेशन, यानी कि क्या रूल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, क्या प्रोविजंस बना रखे हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड जिनको हमें फॉलो करना होगा। हर चीज़ को हमें स्टडी करना चाहिए। So I hope you are clear with this topic. Thank you. Keep supporting.